नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। आज के दौर में इन्वेस्टर्स जिन दिग्गजों को सुनना चाहते हैं और जो उनके बताए रास्ते पर चलकर इन्वेस्टमेंट का सफर तय करना चाहते हैं, उन चुनिंदा नामों में से एक शख्सियत आज मनी 9 के साथ है। इकोनॉमी से लेकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार तक उनकी पारखी नजर और कही गई हर बात को देश के लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स पूरी शिद्दत से सुनते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। देश में इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसा ही नाम है नीलेश शाह जी का, और ये आज इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। नीलेश शाह के फॉर्मल इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही में प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर भी हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारे व्यूअर्स इन्हें सुनना चाहते हैं और मेरे इंट्रोडक्शन से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बारे में इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो नीलेश सर, इन्वेस्टमेंट की थीम्स और आइडियाज़ हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं। और सबसे पहला सवाल, जो बहुत सारा नॉइज़ है अभी, ठीक है, बहुत सारी वॉलेटिलिटी ने कई लोगों को नर्वस किया है, इन्वेस्टर्स को खास तौर पर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत नर्वस हैं। उनकी इस बेचैनी को आप कैसे एड्रेस करेंगे? प्रियंका जी, पहले आपके सभी दर्शकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। सेकंड चीज, हर शख्सियत कोई ना कोई स्पोर्ट तो खेलता ही है। हमारे लिए क्रिकेट भगवान के बराबर है। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हर बॉल तो हाफ वॉली नहीं मिलता, कभी बाउंसर भी आता है, कभी ऑफ कटर भी आता है, कभी लेग कटर भी आता है। हम हर बॉल पे रन बनाने की कोशिश नहीं करते। कई बॉल ऐसे हैं जहां पे विकेट बच जाए, वही हमारे लिए काफी है। यही चीज निवेश के बारे में है। हर रोज तो चौके छक्के मारने को नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे दिन भी निकालने पड़ेंगे जहां पे विकेट बच जाए, वही बहुत है। और खेल में कई बार चोट भी लग जाती है, बट चोट लगने से क्रिकेट खेलना ही छोड़ दे तो फिर गेम का क्या मजा रहेगा। तो कई बार मार्केट में चोट भी लगती है, उसे सहन करना पड़ेगा। रिस्क है, इसीलिए तो ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो आप निवेश को भी क्रिकेट की तरह देखिए। विकेट पे खड़े रहिए, विकेट बचाइए, तो अपने आप रन बनेंगे। और कोई चौके छक्के लगेंगे, कोई एक दो रन मिलेंगे, और कोई बॉल ऐसी भी आएगी जहां पे विकेट बचा के खुश रहना पड़ेगा। ओके, तो अभी आपको लग रहा है टेक इट इजी पॉलिसी जो है वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगी। और मैंने आपको सुना है, आपने कहा कि अब T20 नहीं, टेस्ट मैच का वक्त है, तो उसके लिए आपने हमें वार्म अप करवा दिया है कि भाई 2025 विल बी द ईयर जब आपको थोड़ा सा टेक इट स्लो वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। सर, एक तरफ बाजार में हम वॉलेटिलिटी तो देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईपीओस का मार्केट गुलजार है। अगर मैं केवल दिसंबर की बात करूं, दिसंबर 2024 की, तो 25,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं कंपनियों ने, और ये आंकड़ा अपने 17 इयर्स के हाई पर है। ये ज़रा समझाइए, ये आईपीओ का आना, आईपीओ में निवेश को लेके एक फ्रेंजी है, और कई कई आईपीओ तो ऐसे आ रहे हैं जिसमें सेबी को आकर के बोलना पड़ रहा है कि भाई आपको थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही वॉचफुल रहना है। ये जो पूरा आईपीओ का मार्केट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं नीलेश सर? आईपीओ मार्केट में अलग अलग प्रकार के निवेशक हैं। कुछ ऐसे निवेशक हैं जिन्हें लगता है कि पैसा हमें सिर्फ 3-4 दिन के लिए लगाना है एंड उसके ऊपर रिटर्न बन ही जाएगा। तो वो अपना टेम्पररी सरप्लस जो पैसा है वो आईपीओ मार्केट में लगा रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा अलग अलग आईपीओ में बंधा हुआ है। दूसरे कुछ निवेशक हैं जिन्हें लगता है कि आईपीओ मार्केट में पैसा लगाएंगे नुकसान नहीं होगा, इसलिए वहां पे लगाते रहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ऊंच नीच से, ऊपर नीचे से उन्हें डर लगता है। तीसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो अलग अलग प्रकार की कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, और आईपीओ मार्केट में उन्हें डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जो आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है वह देख के निवेश करते हैं। मेरे हिसाब से आईपीओ मार्केट या लिस्टेड मार्केट, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक कंपनी आईपीओ में आए इसलिए उसे लिस्टेड कंपनी से ज्यादा वैल्यूएशन मिलना चाहिए, वो गलत बात है। अपने फंडामेंटल पे वैल्यूएशन मिलता है। आईपीओ की कंपनी अच्छी है तो अच्छे दाम पे ट्रेड होनी चाहिए, बट अगर वो अच्छी नहीं है तो उसे उतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिलना चाहिए।
तो मैं सभी निवेशकों से यही गुजारिश करूंगा कि आईपीओ में निवेश करते समय उतनी ही सावधानी, उतनी ही रिसर्च करिए जितनी आप लिस्टेड कंपनी में सेकेंडरी मार्केट लेने में करते हैं। आईपीओ मतलब हमेशा प्रीमियम पे खुले, वो जरूरी नहीं है। बहुत सारे आईपीओ में हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद वो डिस्काउंट पे भी खुल सकते हैं। ओके, तो फिर आपको लगता है कि आपको कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू समझनी ज़रूरी है। आप हमेशा वैल्यूएशंस की बात करते हैं और वैल्यू फैक्टर और एक कंपनी का जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है, इस पर भी आप काफ़ी जोर देते हैं। तो अगर कोई आईपीओ आए तो नीलेश जी क्या कहेंगे कि आपको किन किन पैरामीटर्स में उनको चेकबॉक्स में राइट क्लिक होने पर ही आपको निवेश करना चाहिए? प्रियंका जी, 3 चीजों पे ध्यान रखिए। इस बिजनेस को चला कौन रहा है। सपोज आपको अपनी बेटे या बेटी की शादी करनी है, तो आप किसी अच्छे घर में न्योता लेके जाएंगे। कोई क्रिमिनल हो, कोई गुंडा हो, उसके वहां पे तो शादी नहीं करेंगे। सेम वे, जब आप निवेश करते हैं आईपीओ में, तो एक पार्टनरशिप बनाते हैं। अच्छे आदमी से पार्टनरशिप करिए, बुरे आदमी से पार्टनरशिप करके आपको क्या मिलेगा। दूसरी चीज, ये बिजनेस मॉडल क्या है। क्या ये जो कंपनी आईपीओ कर रही है वो इस पैसों से अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पाएगी, या ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, आज अच्छा दाम मिल रहा है तो आईपीओ कर ले। तीसरी चीज, दाम क्या है। एक बहुत अच्छी कहावत है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आईपीओ में 100 रुपए पे मिल रहा है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि 150 पे ही लिस्ट हो। 50 रुपए पे भी लिस्ट हो सकता है। दाम आप चुका रहे हैं, वैल्यू आपको देखनी है। तो किसी भी आईपीओ या किसी भी सेकेंडरी मार्केट कंपनी में निवेश करने से पहले 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैनेजमेंट, हम अच्छे आदमी से पार्टनरशिप कर रहे हैं। बिजनेस, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रहेगा। और वैल्यूएशन, मैं इस चीज को सही दाम पे खरीद रहा हूं। ओके, सो बहुत ही वैल्यूबल मंत्र आपने दे दिया है आईपीओ को पहचानने का, उसे परखने का। एक सवाल हर इन्वेस्टर्स के दिमाग में अभी चल रहा है। हम देख रहे हैं मार्केट्स को, इक्विटी मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो लंबे स्पेल्स में गिरावट देखने को मिलती है, फिर सडनली हम रिकवरी भी देख लेते हैं। अब इस ट्रेंड को एक निवेशक कैसे समझे, और क्या ये जो गिरावट है ये अब हमें एम्ब्रेस करना होगा कि ऐसे हम बहुत सारे दिन अब देखेंगे जब लाल निशान में मार्केट क्लोजिंग करता रहेगा 2025 में? प्रियंका जी, जब आप खरीदारी करने निकलते हैं तो किस तरफ आपके आपके पांव मुड़ जाते हैं। एक जहां पे सेल लिखा है, या दूसरी दुकान जहां पे सेल नहीं लिखा है। सेल से जाहिर है कि खरीदूंगी, पैसे बचाऊंगी थोड़ा। हम लोग सभी सेल वाली दुकान पे जाएंगे। अगर कोई चीज सस्ती मिल जाए तो हम उसे जरूर खरीदने की कोशिश करते हैं। अब यही चीज मार्केट में जब लाल निशान आते हैं तब सेल लगी है, 100 रुपए की चीज आपको 90 रुपए में मिल रही है, 80 रुपए में मिल रहा है, तो फिर अपने को डर काहे का। अब तो चीजें सस्ती मिल रही है, ज्यादा खरीदनी चाहिए। एंड पहले प्रियंका जी हम देखते थे कि जब भी मार्केट गिरता था निवेशक निरुत्साह हो जाता था, हताश हो जाता था और वो रिडम्पशन करने लगता था। हम उनके पास जा जाके उन्हें समझाते थे कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, आज का करेक्शन शॉर्ट टर्म है, थोड़े समय के बाद याद भी नहीं आएगा। आज का माहौल काफी हद तक बदल चुका है। हमने मार्च 20 में कोविड के समय में एफपीआई की सेलिंग देखी। रिटेल निवेशक ने हमें पैसा दिया, हमने पूरी एफपीआई की सेलिंग को एब्सॉर्ब कर दिया। अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में एफपीआई ने जितना मार्च में बेचा था उससे तकरीबन 4 गुना बेचा। 2.5 लाख करोड़ का माल बिका। निवेशक ने हमें उतने ही पैसे दिए कि हम गोरों के सामने खड़े रहे और उनका सारा माल खरीद लिया। यही चीज हमने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन पे देखी। एक ही दिन में उन्होंने तकरीबन 25-30 हजार करोड़ का माल बेचा। इस बार भी रिटेल निवेशक डटा रहा।
आज मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है, 10% मार्केट नीचे है, बट मार्च 20 के लेवल से काफी ऊपर है, अक्टूबर 21 से जून 22 के लेवल से ऊपर है, और इलेक्शन वाले रिजल्ट से भी ऊपर है। तो करेक्शन में जब मार्केट में सेल लगती है, जब लाल कलर दिखता है, तब डेफिनेटली निवेश करने का मौका बनता है। ओके, सो जो लाल कलर जो आप नीलेश सर की टी शर्ट में देख रहे हैं, ये कलर जो है खरीदारी का सिग्नल है आपके लिए बाजार में। नीलेश भाई, आपसे मैं अगर पूछूं ने कि म्यूचुअल फंड निवेशकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के निवेशकों से बाजार को बहुत अच्छा सपोर्ट 2024 में मिला, जिसका जिक्र आप अभी भी कर रहे थे। ठीक है, सिप नहीं रुकी, इक्विटी बाजार ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन सिप नहीं रुकी। अब 2024 की लर्निंग और 2025 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को के रिटर्न, इन दोनों पर आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सभी निवेशकों से एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की जिम्मेवारी उठाइए। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे बेटे बेटियां हमारी रिटायरमेंट सॉल्यूशन है, वो हमें मदद करेंगे रिटायरमेंट के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी बाल बच्चे आपका बहुत अच्छा ध्यान रखें, लेकिन चांस क्यों लेना? हो सकता है वह उतना ध्यान न रख पाए। इसीलिए हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। प्रियंका जी, लोग बहुत मेहनत करते हैं कमाने के लिए, बचाते भी हैं, लेकिन निवेश करने के मामले में हम पीछे रह जाते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता तो एक मैराथन है, कई सालों तक दौड़ेंगे तब जाके मंजिल मिलेगी। बट जो इंडियन इन्वेस्टर है, मैं, आप और सभी दर्शक, 2021 से 2023 के बीच में जब हमने फाइनेंशियल सेविंग्स की, रियल एस्टेट गोल्ड को निकाल के, तब 93% सेविंग्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट में गई जहां महंगाई से ज्यादा रिटर्न बनना मुश्किल था। बैंक डिपॉजिट्स हुई, स्मॉल सेविंग्स हुआ, इंश्योरेंस हुआ, पेंशन हुआ, और सबसे अचरज की बात है, करेंसी नोट में लोगों ने 9 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। अब आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं, बट 93% लंग कैपेसिटी तो यूज ही नहीं करेंगे, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? सिर्फ 7% पैसा लोगों ने म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए, जहां पे महंगाई से ज्यादा रिटर्न आ सकता है। क्या कोई बंदा मैराथन 7% लंग कैपेसिटी यूज करके पार कर पाएगा? बहुत मुश्किल रहेगा। मेरी सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की जिम्मेवारी उठाइए। जितनी मेहनत से आप कमाते हैं, सेव करते हैं, उतनी ही मेहनत आपके निवेश के ऊपर भी लगाइए। यह आप निवेश करेंगे, अच्छी तरह से निवेश करेंगे, महंगाई से ज्यादा रिटर्न बनाएंगे, तब जाके आपकी आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। म्यूचुअल फंड उसमें एक बहुत अच्छा, बहुत उम्दा रोल प्रदान कर सकता है। कई म्यूचुअल फंड के 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों का इतिहास है। कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में उतना ही रिटर्न मिले जितना हमने पिछले 5 सालों में दिया था, लेकिन फिर भी महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे पाएंगे, उतनी मेरी विश्वास है, उतना मेरा कॉन्फिडेंस है। तो म्यूचुअल फंड को अपने निवेश की जर्नी का अभिन्न हिस्सा बनाइए, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की जिम्मेवारी उठाइए। नीलेश, तो जब भी आपको मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी जब सुना है, तो एक समस्या जो रहती है सिप की कॉन्टिन्यूटी की। पहले 3 साल के बाद लोग सिप को जो है वो उसको डिच कर देते हैं, उससे निकल जाते हैं। ये सिप की कॉन्टिन्यूटी की एक समस्या है, और आपने जैसे क्लैरिटी से समझाया कि आपको महंगाई से ज़्यादा अगर रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा रास्ता है। तो ये तो बातें निवेशक तक क्या मैं और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हिचकिचाहट है। 93% लोग ऐसी जगह पे पैसा लगा रहे हैं जहां उन्हें महंगाई से ज़्यादा बेहतर रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। क्यों, कमी कहाँ रह जा रही है आपको लगता है, और क्या करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है 2025 में हम सबको ओथ लेना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचाएं। प्रियंका जी, जब मैंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत म्यूचुअल फंड में की थी, तो टेम्पल्टन ग्लोबल के ओनर फाउंडर आए थे, और उन्होंने हमें एक बात कही थी
कि म्यूचुअल फंड है ना, वो एक बाम्बू ट्री की तरह है। आप सीड लगाते हैं, बीज लगाते हैं और पानी देते रहते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ नहीं होता दिखता है। फिर छोटा सा पौधा उगता है और एक ही साल में वो आसमान को छूने लगता है। पैसा, हमें लगता है कि लोग रैशनली निवेश करते हैं, बट पैसा इमोशनली निवेश करते हैं लोग। दूसरा, हमें लगता है पैसा रिटर्न देख के लोग निवेश करते हैं, बट पैसा वहां पे जाता है जहां पे विश्वास हो, जहां पे कॉन्फिडेंस हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तकरीबन 20-25 साल पुरानी है। वैसे तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उसे 1964 में चालू किया था, बट उसका जो मॉडर्न रूप है, अवतार है, वह 1990 से चालू हुआ है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, इसमें कई जगह पे सरकार इन्वॉल्व है। सरकारी बैंक है, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, पेंशन तो सरकार ही चलाती है। उनके पीछे कहीं पे 100 साल का इतिहास है, कहीं पे 200 साल का इतिहास है। हम उनके सामने थोड़े यंग हैं, तो हमें और मेहनत करनी है। एंड मैं जाके लोगों को कहूं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, उससे अच्छा प्रियंका जी आप कहे तो लोग बात मानेंगे। और उससे भी अच्छा अगर मेरा निवेशक जाके अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कहे कि नहीं म्यूचुअल फंड अच्छा है, सही है, तो धीरे धीरे ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी। हम सब इस अंधकार में एक दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे दीपक जब जल जाएंगे तब अपने आप अंधकार दूर हो जाएगा। जी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने न्यू एसेट क्लास की शुरुआत के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें जो ये न्यू एसेट क्लास होगा, ये 15% एलोकेशन एक सिंगल सिक्योरिटी में कर पाएगा और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 10% ही कर पाते हैं, जो गाइडलाइंस अभी जो जारी हुए हैं। आपको क्या लग रहा है ये न्यू एसेट क्लास जो है, ये आपको कैसा लग रहा है? सिर्फ के नाम से इसको बोला जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड्स ये लेकर के आएंगे, और क्या ये म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेटर होंगे रिटर्न के मामले में? प्रियंका जी, एक अचरज की जो बात है कि हमारे देश में जहां पैसे खोने की बात आती है, वहां पे लोग बहुत लंबी लाइन लगा देते हैं। लॉटरी में कई लोग निवेश करते हैं। सत्य यही है कि अगर लॉटरी के धंधे में लॉटरी खरीदने वाला पैसा बनाने लगे तो लॉटरी बेचने वाला धंधा बंद कर देगा। पॉन्जी स्कीम में आए दिन हम देखते हैं कि कैसे लोगों के पैसे डूब रहे हैं। किसी ने 2% रिटर्न की बात कर दी तो लोग लाइन लगा के पैसा देने चले जाते हैं। क्रिप्टोज में लोगों ने कितने पैसे खोए हैं पता नहीं। एफएनओ ट्रेडिंग में लोग 9 में से 10 में से 9 आदमी पैसे खोते हैं। तो ये जो पैसे खोने की बात आती है, वहां पे लोग लाइन लगा देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? लालच बहुत बुरी बला है, वह आदमी को अंधा कर देता है। अच्छे रिटर्न की लालच में लोग अपना कैपिटल खो देते हैं। सेबी ने बहुत सोच समझ के इंडस्ट्री के साथ बात करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जहां पे रिस्क ज्यादा होगा बट रिटर्न की गुंजाइश भी ज्यादा होगी। अगर मैं एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड चलाता हूं तो उसमें 30, 40, 50, 60, 70, 80 सिक्योरिटी होती है। रिटर्न भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर मैं 15% ले सकता हूं एक एक्सपोजर, तो 7 स्क्रिप्ट के अंदर मेरा पूरा फंड निवेश हो जाएगा। अगर मेरा कॉल सही है तो ऑब्वियसली वहां पे रिटर्न ज्यादा आएगा। तो एक हायर रिस्क हायर रिटर्न कैटेगरी सेबी ने खड़ी की है और इसमें प्योर रिटेल इन्वेस्टर की जगह पे थोड़े समझदार निवेशक आए, इसलिए निवेश की मात्रा बड़ी की है। तो हम लोगों को एक तरह से लॉस जहां पे मिल जाता है, उस लाइन में खड़े लोगों को हमारे यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं।
और सबसे अच्छी बात ये होगी कि रेगुलेटर जो है वो इसको वॉच कर रहा होगा, तो आपको रेगुलेशन के तौर पर एक सेफ्टी नेट भी यहाँ पर मिलेगा। सर, आपकी कोटक एएमसीज की जो मार्केट आउटलुक आई थी उसमें आप लोगों ने कुछ थीम्स की बात की, कैपेक्स रिवाइवल, फिनेंस, टेक्नोलॉजी एंड रिवाइवल इन कंजम्पशन, साथ ही में हेल्थ केयर। तो थोड़ा सा समझाइए कि इन थीम्स को जब आप पिक कर रहे हैं आपके आउटलुक में, तो आप जो निवेशक है उसको इन किन सेक्टर्स पर फोकस करना है? क्या इसी ऑर्डर में रहे या ये अलग अलग निवेशक के रिस्क लेने के हिसाब से आपने सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है? आपका व्यू इस पर जानना चाहूंगी। प्रियंका जी, हमने देखा है कि पिछले 5 साल का रिटर्न बहुत एक्सेप्शनल था और बहुत ब्रॉड बेस्ड था। लार्ज कैप का पिछला 5 साल का रिटर्न तकरीबन 16% के आसपास है। स्मॉल एंड मिड कैप के 27-28% है। वैल्यूएशन अब अपने फेयर लेवल के आसपास है। तो यहां से आने वाले 2-3 सालों में पिछले 5 साल जैसा रिटर्न मिले उसकी गुंजाइश बहुत कम है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं इस मार्केट में जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, वैसा लगता है। बिजनेस सही है लेकिन दाम थोड़े महंगे हैं। तो हमारा पहला अनुमान यह है कि पिछले 5 साल में हमने जो रिटर्न देखा वह आने वाले 2-3 सालों में आने की गुंजाइश बहुत कम है। निवेशकों को रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी। दूसरा, लार्ज मिड स्मॉल के बीच में लार्ज कैप ने स्मॉल और मिड कैप के सामने बहुत कम रिटर्न दिया, 16% वर्सेस 27-28%। आने वाले समय में लगता है कि लार्ज मिड और स्मॉल, ये तीनों का जो रिटर्न आएगा वो एक दूसरे के आसपास रहेगा, इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा। तो अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करिए। मेरा तो एक ही लिटमस टेस्ट है रिस्क प्रोफाइल के लिए। अगर आपने कोविड के समय में खरीदा, अगर आपने रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी अक्टूबर 21 से जून 22 के समय काल में, तब खरीदा, तब आप रिस्क टेकर हैं। आप स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टरल, थीमेटिक, इस हर प्रकार के फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपने कोविड के समय में बेच दिया था, डर गए थे, आपने लेने के समय पे बेच दिया था, तब आप एक कंजर्वेटिव निवेशक है। आप बैलेंस फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड या असेट एलोकेशन जैसे फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपने कोविड के समय में अपनी एसआईपी चालू रखी, न कम किया न बढ़ाया, तब आप एक एवरेज रिस्क टेकर है। आप लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप प्रकार के फंड में निवेश कर सकते हैं। तो अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करिए। तीसरी चीज, ऑब्वियसली फंड मैनेजर के ऊपर दायित्व रख दीजिए, वो किस प्रकार से निवेश करना चाहता है। पर जो लोग सेक्टरल या थीम में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हमें लगता है रीजनेबली वैल्यूड जो सेक्टर है, जैसे फार्मा हुआ, आईटी हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, यह मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, वैसा लगता है। हेल्थ केयर में देखिए, जब आपकी इनकम $2,500 से ऊपर चली जाती है तो रोटी कपड़ा मकान की जगह पे एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, ट्रैवल, टूरिज्म और एजुकेशन पे आप ज्यादा खर्चा करेंगे। इनकम बढ़ गई है इसलिए आप 2 की जगह 4 रोटी तो नहीं खा पाएंगे, 2 ही रोटी खानी पड़ेगी। 2 की जगह 4 कपड़े तो नहीं पहन पाएंगे, 2 ही कपड़े पैंट शर्ट पहन के निकलना है। तो जो इंक्रीमेंटल वेल्थ बन रही है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है भारत का, उसमें से इंक्रीमेंटल पैसा हेल्थ केयर की तरफ निवेश होगा, इसलिए वहां पे अपॉर्चुनिटी है। आईटी क्षेत्र में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अलग अलग प्रकार के डिसरप्शंस आ रहे हैं। जो कंपनी एआई, एमएल और साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करेगी और अपने पीयर ग्रुप से अच्छा सॉल्यूशन दे पाएगी, वह आउट परफॉर्म करेगी मार्केट को। प्राइवेट बैंक्स में डी रेटिंग हुई है पिछले 4-5 सालों से, तो वहां पे भी अब लगता है कि वैल्यूएशन बॉटम हो गया है और निवेश करने के मौके मिलते रहेंगे।
वैल्यूएशन के लिहाज से आपके कोई फेवरेट स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नज़र बनी हुई है, जो आप इन्वेस्टर्स को बोलना चाहेंगे कि नए साल में यहाँ पर आप पैसा लगाएं? मैं मतलब सेबी के रेगुलेशन के तहत कभी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, बट प्रियंका जी, मैं न पब्लिक में देता हूँ न प्राइवेट में देता हूँ। एक बार मेरे एक रिलेटिव ने मेरी मम्मी को फोन करके बोला कि आपका लड़का तो बेहद ही मतलब गलत करता है। जब हम उसे मिलते हैं शादी ब्याह में, तो वो हमें कहता है कि मैं किसी को स्टॉक टिप नहीं देता, बट व्हाट्सएप के ऊपर वो दिन में 10-10% बढ़ जाए ऐसे स्टॉक की टिप भेजता रहता है। तो आप अपने बच्चे को बोलिए कि जो व्हाट्सएप पे कहता है वो टीवी पे बोल दे, शादी ब्याह में जब हम मिले तब बोल दे। तो हमारे जैसे फंड मैनेजर के नाम पे ऐसे बहुत सारे झूठे सोशल मीडिया के हैंडल चलते रहते हैं। न हमने कभी स्टॉक टिप दी है, न कभी देंगे। ये सारे जो हमारे नाम पे सोशल मीडिया चल रहे हैं वो फर्जी है, फ्रॉड है, इनसे दूर ही रहिए। ओके फाइन। अब बताइए, बजट आने वाला है, सभी की निगाहें हैं और हम अभी इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर है ट्रम्प फैक्टर, इन तीनों के साथ खड़े हुए हैं और 1 फरवरी का बजट आ रहा है। तो बजट, इन सबको आप एक साथ देखते हैं या ये अलग अलग फिनोमेना आप मानते हैं, और क्या आपको लग रहा है कि इस बार के बजट में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? पहले तो ट्रम्प साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, हमें उनके साथ एंगेजमेंट करना पड़ेगा। हमें उन्हें समझाना है कि आप ट्रेड डेफिसिट और आईटी सर्विसेज को सिर्फ मत देखिए, यह भी देखिए कि 17 लाख भारतीय अमेरिका में टूरिज्म के लिए आते हैं और तकरीबन 8-10 बिलियन डॉलर का खर्चा करते हैं। तकरीबन 3 लाख हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वह भी 5-6 बिलियन डॉलर का खर्चा कर रहे होंगे। बहुत सारे भारतीय अमेरिका में हेल्थ केयर के लिए जाते हैं, वह भी वहां की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे आईटी के जो कर्मचारी हैं, अगर वो वापस इंडिया चले आते कई बार, तो उनका सोशल सेविंग्स का पैसा वहीं पे रह जाता है अगर उन्होंने मिनिमम टेन्योर कंप्लीट नहीं की, और वो पैसा फिर अमेरिकन सरकार का बन जाता है। तो एक पूरी चित्र को देखिए और ये देखिए कि भारत के साथ जो उनकी ट्रेड डेफिसिट है वह बाकी देशों के सामने बहुत ही कम है। उनका सारा फोकस चाइना पे रहना चाहिए। जैसे पेशवा बालाजी बाजीराव कहते थे, हिट एट द रूट ऑफ द ट्री, द एंटायर ट्री विल कोलैप्स। चाइना की डेफिसिट मैनेज कर लीजिए, आपकी इकोनॉमी वैसे ही ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज हमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से एंगेज करके बतानी है कि देखिए, जब भी आप भारत के साथ काम करते हैं विन विन सिचुएशन पैदा होती है। आपने हमें Y2K के और फिर आईटी सेक्टर के कई कॉन्ट्रैक्ट दिए। अगर आप ये चीज चाइना को देते तो आज उन्होंने सारे सॉफ्टवेयर में रैंसमवेयर लगा दिया होता, हमसे कहीं ज्यादा कीमत लगाई होती। आपकी क्वालिटी, आपकी सिक्योरिटी और आपकी इफिशिएंसी सब आज के लेवल पे नहीं होती। भारत के साथ आपने मित्रता बनाई तो आज आपकी कंपनीज की इफिशिएंसी बढ़ी है हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से। हमने उसमें कोई वायरस, कोई रैंसमवेयर नहीं डाला है, आपकी सिक्योरिटी बढ़ी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस पार्टनरशिप से विन विन सिचुएशन पैदा हुई है आपके लिए और हमारे लिए। तो जो हमने आईटी क्षेत्र में किया, जो हमने जेनेरिक मेडिसिन में किया, वो बाकी सारे क्षेत्र में करते हैं। चाइना से आप डील करेंगे, पता नहीं कब जाके आपको पछताना पड़ेगा। बजट में हमारी वित्त मंत्री से एक ही गुजारिश है कि आपने जो पिछले साल का बजट बनाया था, जिसमें फिस्कल प्रूडेंस का रास्ता अपनाया और फिर भी 11,11,111 करोड़ रुपये अपने कैपेक्स के लिए लगाए, यह जो एक डिफिकल्ट बैलेंसिंग है कि खर्चा भी करेंगे और फिर भी हम फिस्कल प्रूडेंस को अपनाएंगे, उसको आगे चलाते रहिए। मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, तो आपको डाइवेस्टमेंट के लिए सुविधा मिल जाएगी, जगह बन जाएगी। दूसरा, आपने टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत अच्छा टैक्स कंप्लायंस बनाया है, बट फिर भी टैक्स का बर्डन जो है
वो सारे लोग सही तरीके से निभा नहीं रहे हैं। कई लोग हैं जो आज भी चोरी कर रहे हैं। तो टैक्स के रेट बढ़ाने की जगह से टैक्स का कंप्लायंस कैसे बढ़ सके उसके ऊपर फोकस करिए। आपकी सारी एनर्जी उन टैक्स पेयर के ऊपर जाया मत करिए जो एनीवे अपना टैक्स भर रहे हैं। उन उनके पीछे लग जाए जो कमाते जरूर है बट पैसा नहीं भरते। अभी हमने भोपाल में पढ़ा कि एक जंगल के अंदर गाड़ी में कुछ 50 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए मिले। मतलब इन प्रकार के लोगों को पकड़िए। इनके घर में आज भी करेंसी नोट पड़े हैं, सोना पड़ा है। इनको पकड़िए, इनके पास से टैक्स कलेक्ट करिए और फिर कैपेक्स के ऊपर खर्चा करिए। 2025 नीलेश भाई जानना चाहेंगे वो 1 लाख का जो एक सपना इंडिया देख रहा है, अचीव कर पाएंगे हम 2025 में? पर आप तो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा टेक इट इजी पॉलिसी रखनी है, तो 1 लाख 2025 में हमको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्या? प्रियंका जी, कहना मुश्किल है, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपने मुझे कोविड के समय में पूछा होता कि 7,500 निफ्टी क्या 25,000 निफ्टी पे पहुंच पाएगी 2024 तक, मैंने शायद उसे गेस नहीं किया होता। बट हमारी आंखों के सामने वो हो चुका है। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि मुझे सेंचुरी लगानी है। अब पहले ही बॉल पे शतक मारे ऐसा तो जरूरी नहीं है। आराम से विकेट पे खड़े रहते हैं, विकेट बहुत अच्छी है, फील्डर थक चुके हैं, बॉलर्स निरुत्साह हो चुके हैं, हम खेलते रहते हैं, रन बनते रहेंगे। अब पहले ही बॉल पे सेंचुरी मारे, उसकी जगह पे थोड़ा विकेट का फायदा उठाते हैं, लुत्फ लेते हैं और बाद में सेंचुरी मार देंगे। ओके सर, आज के सेशन को मैं क्लोज करूं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप जब भी कहीं जाते हैं तो आपसे लोग जो है पूछते हैं, स्टॉक टिप्स पूछते हैं और कहते हैं आप व्हाट्सएप करते हैं। उनसे आपने आगाह भी किया कि इस तरह के फ्रॉड टिप्स देने वाले नीलेश शाह से ज़रा बच के। लेकिन आपसे अभी सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या है? इतनी सारी शादियाँ हो रही हैं, न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, क्रिसमस के, आप बहुत जगह जाते होंगे, तो आपसे सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है? और उनको आप क्या नर्वस वाले सवाल पूछे जा रहे हैं या विश्वास वाले सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, बाजार को लेकर के, निवेश को लेकर के? प्रियंका जी, जैसे कहा है, टुंडेर टुंडेर मतिर भिन्ना, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो सर पे आशीर्वाद रख के कहते हैं कि बेटा तेरी वजह से देख हम इस होटल में जा रहे हैं या हमारी जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर रहे हैं। तुम्हें सुना था एसआईपी के बात करते हुए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म निवेश करने की बात करते हुए, भारत की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखने के लिए कहते हुए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कई ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत समझदार हैं, वो हमें अपने स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि नीलेश भाई मैंने इस स्टॉक में निवेश किया है, ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा रैशनल है। तो हमसे भी बहुत ज्यादा समझदार लोग मिलते हैं, हमसे बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और अब कहते हैं कि नीलेश भाई लेट तो नहीं हो गया ना, निवेश कर ले क्या। और कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिन्हें मतलब नेगेटिविटी है और वो हमेशा ये कहना चाहते हैं कि ये मार्केट तो जुए का अड्डा है, बेच देना चाहिए। तो मैं तो लोगों से यही कहता हूं कि देखिए, भारत पे विश्वास रखिए, हम थोड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे बट इवेंचुअली विकसित भारत जरूर बनेंगे। दूसरा, एसआईपी करते रहिए। लोग एसआईपी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं बट वाकई में ये कामधेनु गाय की तरह है, सब इच्छा की पूर्ति कर सकती है एज लॉन्ग एज वो इच्छाएं रैशनल हो। तीसरा, मैं लोगों को यही कहूंगा कि मार्केट में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, तो आप लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। मार्केट का उतार चढ़ाव तो चलता ही रहेगा, बट जब आप रोलर कोस्टर में बैठते हैं
तो थोड़ी बीच में उतरने की सोचते हैं जब दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। आप अंत समय तक बैठे रहते हैं और फिर रोलर कोस्टर की राइड का मजा आता है। तो मार्केट को भी रोलर कोस्टर की राइड समझिए। कभी थोड़ा ऊपर दिल की धड़कनें तेज करने वाला, कभी थोड़ा नीचे दिल को बिठा देने वाला। बट अगर आप रोलर कोस्टर में बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली मजा आएगा राइड का। बिल्कुल, बीच में उतरेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए उतरना ही नहीं है बीच में। इस राइड को पूरा कंप्लीट करना है और तभी आप अच्छे रिटर्न और बेहतर भविष्य के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच नीलेश जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। शुक्रिया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। और नीलेश जी की एक ही बात है कि बाजार में जितनी टेंशन हो, उनकी आवाज़ सुनकर लगता है कि सब ठीक है, बस हमें अपने निवेश को जारी रखना है, बीच में गाड़ी से उतरना नहीं है। शुक्रिया नीलेश भाई, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू। Happy New Year to all the viewers of Money9. Thank you so much.